नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। विजय पिंगुले क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे कल की जो क्लास है, कल की जो दी थी क्लास यहाँ पर अशोक की, वो अशोक की यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। हम यहाँ पर आज बात करेंगे इन टॉपिक्स पे, मौर्य कालीन धर्म व कला के बारे में हम जो है वो जानकारी देंगे। अशोक के काल में जो है वो क्या क्या यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कला के क्षेत्र में कितने क्या किया गया, और जो है वो धर्म कौन कौन से धर्मों को यहाँ पर जो है वो माना गया। आज कंप्लीट जानकारी होने वाली है और आज के साथ में ही यहाँ पर जो है वो मौर्य साम्राज्य भी आज खत्म कर देंगे। तो फिलहाल बात करेंगे, देखिए धर्म में हम धम्म की भी बात करेंगे। अशोक के धम्म व कला आप मान सकते हो, धर्म या धर्म की जगह आप बोल सकते हो धम्म, तो इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर कला के क्षेत्र में, तो कला के क्षेत्र में हमें यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है, अभिलेख यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। कला के क्षेत्र में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं, सबसे पहले अभिलेख। चलिए अभिलेखों से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। प्रमुख जितने भी मोस्टली आपके क्वेश्चन आते हैं वो अभिलेखों की हम चर्चा करेंगे और आपको वही याद करवाएंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर अभिलेख। तो मौर्यकालीन अभिलेख यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलते हैं, अगर बात करें तो अभिलेख हमें यहाँ पर जो है वो सबसे पहले बात करें कि अभिलेखों की खोज कब की गई। अभिलेख जो है उनकी जो है वो खोज कब की गई, किनके द्वारा जो है वो उनकी खोज की गई, कब की गई, और उनको पढ़ा कब गया, समझे सभी चीज़ें हम बात करेंगे। जैसे कि अब बात करें अभिलेख, तो यहाँ पर खोज के बारे में बात करें तो खोज यहाँ पर हुई थी यहाँ पर कब, 1750 ईस्वी में। इसके अलावा किसने की थी, तो खोज किसने की अगर बात करें तो खोज यहाँ पर देखने को मिलता है कौन देखने को मिलते हैं, टी फेनथेलर। क्या देखने को मिलता है, टी फेनथेलर। कौन देखने को मिलता है, टी फेनथेलर। खोज 1750 ईस्वी में। इसको जो है वो पढ़ा गया कब, सबसे पहले कब पढ़ा गया, तो उसके बारे में बात करें। सबसे पहले पढ़ा कब गया, अगर बात करें तो 1837 ईस्वी में पढ़ा गया। किसके द्वारा, अगर बात करें किसके द्वारा, तो हमें यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है, जेम्स प्रिंसेप। कौन देखने को मिलता है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा यहाँ पर जो है वो अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा गया। बात हो गई हमने यहाँ पर खोज के बारे में और पढ़ने के बारे में हमने जो है वो चर्चा कर ली है। अब यहाँ पर बात करें आगे, तो आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, अभिलेखों के बारे में चर्चा करते हैं। अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीजें हम बात करेंगे। तो हम बात करें अभिलेखों के प्रकार, क्या अभिलेखों के प्रकार, तो अभिलेख के कितने प्रकार है अगर बात करें, देखिए अभिलेख के यहाँ पर हमें 3 प्रकार देखने को मिलता है। पहला हमें यहाँ पर देखने को मिलता है शिलालेख। क्या मिल रहा, शिलालेख। सेकंड हमें जो है वो देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है यहाँ पर जो है वो स्तंभ लेख, और इसके बाद में अंत वाला बात करें तो यहाँ पर गुहा लेख। हमें ये यहाँ पर जो है वो मिले हैं। शिलालेख कैसे होता है अगर बात करें तो शिलालेख आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कटी हुई यहाँ पर जो है वो पर्वतों के द्वारा यहाँ पर काटे गए यहाँ पर मिलेंगे। तो शिलालेख यहाँ पर जो है वो होंगे। इसमें यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर शिलाओं पर यहाँ पर अभिलेख लिखे हुए हैं। तो जैसे कि एक ये लाइन हुई तो एक अभिलेख हो गया, 2 अभिलेख, 3 अभिलेख, ऐसे यहाँ पर जो है वो अभिलेख यहाँ पर जो है वो मिलते हैं। स्तंभ अभिलेख की बात करें तो स्तंभ अभिलेख कुछ इस तरीके से स्तंभ नुमा यहाँ पर देखने को मिलता है, जिस पर हमें यहाँ पर फलक देखने को मिलता है टॉप पर, और यहाँ पर जो है वो कमल यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर एक पशु अंकित चित्र हमें देखने को मिलता है, क्या यहाँ पर पशु अंकित चित्र मिलता है। तो यहाँ पर पशु अंकित चित्र मिलता है, जिसमें अगर बात करें तो यहाँ पर ये तो क्या हुआ, पशु आकृति हमें मिलती है।
और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है, अभिलेख यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 7 अभिलेख देखने को मिलते हैं। कितने अभिलेख? 7 लाइन यहाँ पर देखने को मिलती है। इन 7 लाइन को हम कहते हैं वृहद स्तंभ लेख। और अगर बात करें अगर यहाँ पर 6 मिले, कम मिले अगर यहाँ पर लाइन, तो वो होता है लघु स्तंभ लेख। तो 2 अभिलेख इस प्रकार से मिलते हैं। अगर बात करें शिलालेखों की संख्या कितनी है, तो हमें मिलती है 14। कितनी मिलती है? 14। और स्तंभ लेखों की संख्या हमें मिलती है 7। समझे? कितनी मिलती है? 7। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ये जो है वो कमल की आकृति का है, उल्टा कमल। तो इसको यहाँ पर कहा गया है, क्या कहा गया है? कमल का चित्र यहाँ पर जो होता है क्या होता है? उल्टा। तो अधोमुखी कमल यहाँ पर जो है वो कहा गया है, इसको क्या? अधोमुखी कमल। अधोमुखी कमल यहाँ पर जो है वो कहा गया है। और यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये आपको देखने को मिल रहा होगा। इसको यहाँ पर यष्टि क्या कहा गया है? यष्टि कहा गया है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है वो यष्टि नहीं, सॉरी, लाट यहाँ पर कहा गया है। क्या? लाट। इसको लाट यहाँ पर कहा गया है। तो कुछ यहाँ पर जो है वो इस तरीके से देखने को मिलते हैं। गुहालेख यहाँ पर क्या होता है? पर्वतों को काट कर यहाँ पर जो है वो गुफाओं में रहने के लिए यहाँ पर बनाए गए होते हैं। गुफाओं को यहाँ पर पहाड़ों को गुफाएं बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? गुफाएं। पहाड़ों में क्या बनाई जाती है? गुफाएं, जिसमें जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के साथ वहाँ पर जो है वो उनको भिक्षुओं के लिए, और साथ में यहाँ पर जो है वो आजीवक संप्रदाय के लोगों के द्वारा यहाँ पर जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? अशोक के द्वारा। तो ये हम बातें करेंगे आगे। फिलहाल ये चीज़ें हो गई। 3 यहाँ पर होते हैं शिलालेख। हमें यहाँ वो अभिलेख कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं? 3। शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। यहाँ पर 3 है। अब चलिए एक एक करके हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। शिलालेखों के बारे में चर्चा की कि 14 शिलालेख हमें मिलते हैं। तो 14 शिलालेखों में क्या क्या यहाँ पर उल्लेखित है वो यहाँ पर बात करेंगे। 14 शिलालेखों में क्या क्या विषय यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कौन कौन से विषयों के बारे में उल्लेख यहाँ पर दिया गया है, वो आपके लिए मोस्ट यहाँ पर 14 में से हम 4-5 शिलालेखों के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि आपको जो पूछा जाता है उन्हीं में से पूछा जाता है, और को याद करने की जरूरत नहीं है। तो बात करें यहाँ पर शिलालेख, किसकी बात कर रहे हैं? अभिलेख में हम बात करेंगे शिलालेख। किसकी बात करेंगे? शिलालेख। तो शिलालेख के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो शिलालेख यहाँ पर जो है वो हमें 14 मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 14। क्या संख्या कितनी मिलती है? 14 संख्या मिलती है, जिसमें से हम यहाँ पर बात करेंगे प्रथम, चौथी, 5वीं, और इसके अलावा बात करें तो हम बात करेंगे यहाँ पर मैथमेटिक्स में डाल दीजिएगा, या 7वीं व 8वीं। इसके बाद में 13वीं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे 3, 2, 5, 6 अभिलेखों की बात करेंगे। तो पहले अभिलेख की बात करें तो पहले अभिलेख के बारे में हम यहाँ पर जो है वो क्या है, कौन से विषय यहाँ पर अंकित है। देखिए हम बात कर रहे हैं अभिलेखों में विषय का उल्लेख। कौन से विषयों के बारे में उल्लेख किया गया है उनके बारे में बात करेंगे। तो प्रथम जो है वो अभिलेख में हमें क्या जानकारी, अभी क्रम आप सोच रहे होंगे, क्रम 14 जो क्रम हुए वो जैसे जैसे यहाँ पर उत्खनन उनका खोज की गई वैसे वैसे उनका क्रम यहाँ पर बनता गया। तो ऐसे है किसी प्रकार की जैसे जैसे खोज की गई उसका प्रथम रख दिया, फिर दूसरी मिली दूसरे रख दिया, तीसरा चौथा ऐसे रखा गया। प्रथम की बात करें तो प्रथम में हमें यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है, प्रथम अभिलेख में हमें देखने को मिलता है यहाँ पर पशु हत्या या वध पर
विरोध। पशु हत्या या वध पर विरोध, या फिर इसको बोल सकते हैं हम निंदा, किसमें की गई है? प्रथम अभिलेख में। बात करें, आगे बढ़ते हैं, बात करें हम किसकी? चौथा अभिलेख के बारे में। तो चौथा अभिलेख में हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर चौथा अभिलेख में हमें जो है वो देखने को मिलता है कि जो है वो यहाँ पर कलिंग युद्ध होने के बाद में जो है वो अशोक का जो है वो हृदय जो है वो बिल्कुल परिवर्तन हो गया, और परिवर्तन होने के साथ साथ में उन्होंने जो है वो क्या किया? वहाँ पर बौद्ध धर्म को मान लिया था। आपको भी पता होगा कलिंग युद्ध जैसे ही हुआ उसके बाद में जैसे ही वहाँ पर हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में बात की थी कि वहाँ पर 1 लाख सैनिकों को मरे हुए सैनिकों को देखकर 50,000 सैनिक बंदी बना लिए गए थे। उनको देखकर उनका हृदय जो है वो पिघल गया और वो आजीवन यहाँ पर युद्ध को त्याग दिया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। और इसके अलावा जो है वो धर्म जो युद्ध वो युद्ध जो था वो अशोक का अंतिम युद्ध था। तो ये बातें हो गई। बात करें यहाँ पर चौथा जो है वो अभिलेख में क्या देखने को मिलती है? तो हमें यहाँ पर मिलती है भेरी घोष को भेरी घोष की जगह धम्म घोष को मानने लगे। क्या? भेरी घोष की जगह धम्म घोष को मानने लगे। भेरी घोष होता है यहाँ पर युद्ध करना और तलवार के नोक पर यहाँ पर जो है वो शासक करना, युद्ध जीतना, है ना। और धम्म घोष में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर किसका त्याग किया गया है? युद्ध का, इनका जो है वो हिंसा का क्या है? हिंसा का क्या है? विरोध किया गया है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर बात की कर रखी है। तो भेरी घोष में यहाँ पर जो है वो चौथा अभिलेख यहाँ पर जो है वो कलिंग युद्ध के बाद में जो है वो उनके बारे में यहाँ पर जो है वो ये देखने को मिलता है। पांचवा यहाँ पर अभिलेख के बारे में बात करें, पांचवा अभिलेख यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? तो पांचवा अभिलेख में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर भेरी घोष की जगह यहाँ पर धम्म घोष को अपना लिए थे, तो उसके बाद में यहाँ पर जो है वो धर्म के महामात्यों की नियुक्ति। क्या? धर्म के महामात्यों की नियुक्ति जो है वो पांचवें अभिलेख के अनुसार यहाँ पर किया गया। तो इनको नियुक्ति किए जाने लग गया और इनको जो है वो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर जो है वो भेजा जाता है, धर्म के यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए। तो यहाँ पर नियुक्ति किए जाने लगे। इनको एक तरह से नौकरी, जैसे कि यहाँ पर कार्य, उनको पैसे दिया जाता था और इनको नियुक्ति करके भेज दिया जाता था। तो ये हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में हमें जो है वो देखने को मिलता है सातवां और आठवां में यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? तो सातवां और आठवां में यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो क्या? तीर्थ यात्रा का उल्लेख। तो तीर्थ यात्रा का उल्लेख हमें किस में मिलता है? सातवें और आठवीं अभिलेख में। सातवें और आठवें अभिलेख में हमें देखने को मिलता है। इसमें जो है वो काफ़ी सारे कर जो थे वो मुक्त भी किए गए थे। एक कर छोड़ा गया था, 1/8 भाग यहाँ पर जो है वो देना होता था और काफ़ी सारे जो है वो करों को यहाँ पर छुटकारा दे दिया गया था। इसके अलावा बात करें यहाँ पर 13वां अभिलेख की बात करें, लास्ट वाला। तो लास्ट में यहाँ पर जो है वो कलिंग युद्ध से संबंधित है। कलिंग युद्ध व अशोक का हृदय, क्या? हृदय परिवर्तन का उल्लेख, है ना, किसमें है? 13वें अभिलेख में। तो ये अभिलेख आपको मोस्टली याद रखना है। एक तो आपको रखना है 13वां, स्टार लगा के रख लीजिए आप, 13वां रखना है। इसके अलावा हमें बात करें यहाँ पर
चौथा आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा प्रथम यहाँ पर जो है वो याद रखना है। ये तो आपको मोस्टली याद रखना ही है, बट आपको जो है वो ये जो है वो पूरे याद रखना अच्छी बात है, कहीं से भी पूछे जाते हैं कई बार क्वेश्चन। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर और क्या देखने को मिलता है, तो हमें यहाँ पर अभिलेखों के बारे में हमें और थोड़ी सी जानकारी मिलती है, तो वो चर्चा कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर ये अभिलेखों की काफ़ी सारी लिपि भाषा भी यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए हम लिपि भाषा के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन सी लिपि में जो है वो देखने को मिलती है, भाषा क्या थी। तो यहाँ पर जो है वो क्या हुआ, इनकी जो है वो लिपि के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लिपि, तो इनकी लिपि के बारे में कौन कौन सी लिपि यहाँ पर देखने को मिलती है, तो 4 लिपि हमें देखने को मिलती है, 4 से 5। तो यहाँ पर हमें पहली मिलती है, तो पहली मिलती है ब्राही, इसके बाद में मिलती है दूसरी मिलती है खरोष्टी, और इसके बाद में हमें जो है वो देखने को मिलती है कौन सी, यहाँ पर ग्रीक। इसके बाद में हमें यहाँ पर एक और देखने को मिलती है, अगर बात करें हम, तो यहाँ पर ग्रीक के बाद में हमें देखने को मिलती है अरामाइक। तो 4 हमें जो है वो हमें देखने को मिलती है। ये कहाँ की थी अगर बात करें, तो ये हमें देखने को मिलती है कहाँ की थी बात करें, या फिर इससे पहले बात कर लेते थोड़ी सी कि यहाँ पर ब्राही लिपि कैसे लिखी जाती थी। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बाएं से दाएं कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखी जाती थी, है ना, ब्राही लिपि। इसके अलावा खरोष्टी लिपि की बात करें, तो खरोष्टी लिपि हमें जो है वो किधर से, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आप इसे लिख लीजिएगा, दाएं से बाएं, कैसे, ऐसे लिखी जाती थी। ग्रीक जो लिपि थी वो कहाँ की थी, यहाँ पर ये बात कर लेते हैं, ये थी यूनानी। ये कौन सी लिपि थी, यूनानी लिपि थी। अगर बात करें खरोष्टी कहाँ की थी, तो ये थी भारत की, कहाँ की थी, भारत की। और ब्राही ज़्यादातर जो कहाँ पर देखने को मिली, पाकिस्तान। कहाँ की, पाकिस्तान। कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर जो है वो लिपि देखने को मिलती है। भाषा देखने को मिलती है, भाषा, तो भाषा कौन सी थी, प्राकृत भाषा कौन सी थी, प्राकृत भाषा। तो हमें लिपि के बारे में बात कर लिया, भाषा के बारे में बात कर लिया। दाएं से बाएं यहाँ पर जो है वो कौन सी लिखी जाती थी, खरोष्टी। ब्राही लिपि यहाँ पर जो है वो बाएं से दाएं यहाँ पर लिखी गई। और खरोष्टी के बाद में अगर बात करें ग्रीक और अरामाइक, यहाँ पर जो है वो यूनान की थी। तो ये बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं अब यहाँ पर जो है वो स्तंभ लेख के बारे में जानकारी देते हैं आपको। अभिलेख में हम बात करेंगे स्तंभ लेख की। अब किसकी बात करेंगे, स्तंभ लेख। देखिए एक मोस्टली यहाँ पर नोट डाल के लिख लीजिएगा कि जो है वो ये कला के क्षेत्र में जो उन्नति हमें देखने को मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में, यहाँ पर जो है वो कला के क्षेत्र में जो है वो क्या है, मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य में जो है वो उन्नति कला के क्षेत्र में देखने को मिलती है। किसके बाद में, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में मौर्य साम्राज्य के काल में हमें जो है वो कला के क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलती है। तो ये मोस्ट आप डाल के लिख लीजिएगा, नोट डाल के। स्तंभ लेख की बात करें, स्तंभ लेख मैंने बता दिया। स्तंभ लेख हमें जो है वो 2 प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। 2 प्रकार से कैसे, एक देखने को मिलता है वृहद स्तंभ लेख, और एक देखने को मिलता है लघु स्तंभ लेख। ये हमें 2 देखने को मिलते हैं। इसमें हम बात करें
किसमें, वृहद स्तंभ लेख की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितने देखने को मिले, वृहद स्तंभ लेख हमें जो है वो कितने देखने को मिलते हैं, हमें देखने को मिलते हैं 7। कितने देखने को मिलते हैं, 7। संख्या की बात कर रहे हैं हम, संख्या। अगर स्थान की बात करें, किसकी, स्थान की बात करें तो स्थान हमें देखने को मिलता है 6 स्थानों में हमें 7 संख्या हमें मिलती है वृहद स्तंभ लेख की। लघु स्तंभ लेख की बात करें तो संख्या हमें जो है वो देखने को नहीं मिलती है, क्या, संख्या नहीं देखने को मिलती है किसी प्रकार की। बट अगर बात करें स्थान की बात करें तो स्थान हमें मिलते हैं 5। कितने देखने को मिलते हैं, 5। चलिए यहाँ पर पांचों के बारे में जानकारी देते हैं। हम यहाँ पर जो है वो बात करते हैं यहाँ पर वृहद स्तंभ लेख की बात कर रहे हैं। सबसे पहले किसके बारे में, वृहद स्तंभ लेख के बारे में बात करते हैं, जिसमें संख्या हमें कितने देखने को मिलती है, 7, और कितने स्थान है, 6। तो कहाँ कहाँ पर है, कहाँ से कहाँ ले गया, वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, वो हम बात करेंगे। तो अभी वर्तमान में कहाँ पर है और कहाँ से यहाँ पर प्राप्त हुए थे, बात करें यहाँ पर। तो पहले हमें देखने को मिलते हैं मेरठ। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे पूर्व स्थान, क्या, पूर्व स्थान। इसके बाद में हम लिखेंगे वर्तमान स्थान, ये हम देखने को मिलेगा। तो हम बात करें इधर, तो पूर्व स्थान हमें यहाँ पर देखने को मिलता है मेरठ। मेरठ से कहाँ ले गए, दिल्ली। अभी कहाँ पर है, दिल्ली। तो मेरठ से कहाँ ले गए, दिल्ली। इसके अलावा बात करें सेकंड हमें जो है वो कौन सा देखने को मिलता है, सेकंड हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है टोपरा। क्या देखने को मिलता है, टोपरा। ये भी क्या हुआ, दिल्ली ले जाया गया। कहाँ पर, दिल्ली। वर्तमान में कहाँ पर है, दिल्ली। इसके बाद में हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा हमें यहाँ पर जो है वो कौन सा देखने को मिलता है, नंदनगढ़। तीसरा कौन सा देखने को मिलता है, नंदनगढ़। इसके अलावा चौथा हमें जो है वो कौन सा मिलता है, चौथा हमें यहाँ पर मिलता है अर्राज। कौन सा देखने को मिलता है, अर्राज। पांचवा अगर बात करें तो पांचवा हमें यहाँ पर जो है वो रामपुरवा। कौन सा देखने को मिलता है, रामपुरवा। छठा हमें देखने को मिलता है कौशाम्बी। कौन सा, कौशाम्बी, कौशाम्बी। अब बात करते हैं वर्तमान की। तो वर्तमान के बारे में बात करें तो यहाँ पर नंदगढ़ कहाँ पर देखने को मिलता है, अगर बात करें तो नंदगढ़ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है लोरिया। कहाँ पर देखने को मिलता है, लोरिया। कहाँ पर, लोरिया। और अर्राज कहाँ पर देखने को मिलता है, ये भी लोरिया में हमें देखने को मिलता है। ये रामपुरावा में ही है ये। इसके अलावा कौशाम्बी, कौशाम्बी यहाँ पर जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, प्रयाग। कहाँ पर देखने को मिलता है, प्रयाग। तो हमें अगर बात करें, देखिए दो यहाँ पर जो है वो दिल्ली वाले कौन लेके आए थे, यहाँ पर जो है वो दिल्ली वाले मेरठ से दिल्ली कौन ले गए, और टोपरा को भी दिल्ली कौन ले गया। यहाँ पर जो है वो एक शासक हमें देखने को मिलता है। शासक की बात करें यहाँ पर तो शासक हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। वो शासक जो है वो क्या हुए, मेरठ से और टोपरा से, जो दोनों यहाँ पर क्या है, स्तंभ लेख को क्या है, दिल्ली में यहाँ पर गढ़वा दिया है। बात करें यहाँ पर कौन से शासक की बात कर रहे हैं, तो शासक हमें देखने को मिलता है फिरोज शाह। फिरोज शाह के द्वारा जो है वो क्या किया, दिल्ली में यहाँ पर जो है वो लगवा दिया है। कहाँ पर, दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली में। अगर इसके बाद में बात करें यहाँ पर, ये तीनों कहाँ पर है, ये तीनों कौन सा, नंदगढ़, अर्राज और रामपुरवा कहाँ पर है, अगर बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं बिहार। बिहार के चंपा, क्या है, चंपारण। कहाँ पर, चंपारण। कहाँ पर देखने को मिलता है, बिहार के चंपारण में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कौशाम्बी जो है वो प्रयाग हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है वो बात करें किसकी, कौशाम्बी। कौशाम्बी को कहाँ, प्रयाग में कौन ले गए, अगर बात करें तो प्रयाग में हमें जो है वो अकबर के द्वारा ले जाया गया। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। तो बात हुआ फिरोज शाह दिल्ली ले गए थे तो मेरठ और टोपरा को, और बिहार के यहाँ पर चंपारण में यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं ये दोनों।
इसके अलावा अकबर के द्वारा यहाँ पर कौशाम्बी को ले गए। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो ये बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। यह हुए कौन से वृहद स्तंभ लेख की बात किया। अगर इधर बात करें हम किसकी, हम बात कर रहे हैं इधर लघु स्तंभ लेख। अगर बात करें संख्या की बात में बात करते हैं, संख्या में देखने को मिलती है 5। कितनी? 5। वो सॉरी, संख्या में देखने को नहीं मिलती है, बट स्थान देखने को मिलता है। स्थान, तो स्थान कितने हैं? 4। वो सॉरी 5 स्थान देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर अब बात करें लघु स्थान की, तो यहाँ पर भी हम बात करेंगे क्या, बात कर रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे। पहले बात करें तो साँची कहाँ पर? साँची कहाँ पर पड़ता है? अगर बात करें साँची का जो स्तंभ लेख है वो कहाँ पर पड़ता है? यूपी। कहाँ पर? यूपी। या फिर नाम लिखवा लेता हूँ, बाद में आपको याद करवाता हूँ। साँची। दूसरा मिलता है सारनाथ। कौन सा मिलता है? साँची। दूसरा मिलता है सारनाथ। तीसरा मिलता है हमें यहाँ पर कौन सा मिलता है? कौशाम्बी। तीसरा हमें कौन सा मिलता है? कौशाम्बी। चौथा हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है रूमीदेई। और पांचवा मिलता है नगला सागरी। ये 5 हमें जो है वो लघु स्तंभ लेख में मिलते हैं। जिसमें बात करें ये कहाँ पर है? ये हमें यहाँ पर यूपी में मिलता है साँची, सॉरी हमें मिलता है एमपी में, सॉरी एमपी। अगर बात करें सारनाथ और कौशाम्बी हमें कहाँ पर मिलता है? यह हमें मिलता है यूपी में। और ये दोनों हमें जो है वो कहाँ पर मिलते हैं? नेपाल में। कहाँ पर मिलते हैं? नेपाल में। तो हमें ये स्तंभ लेख हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। सारनाथ का स्तंभ लेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में थोड़ी सी आपको बात यहाँ पर बता देता हूँ। सारनाथ का, तो सारनाथ की बात कर रहे हैं हम। सारनाथ स्तंभ लेख की हम बात कर रहे हैं। और इसके बारे में बात करें तो सारनाथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सारनाथ के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है वो इसमें हमें जो है वो फलक पर हमें 4 शेर हमें देखने को मिलते हैं। 4 सिंह हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। सारनाथ के स्तंभ में जो है वो फलक पर 4 सिंह हमें देखने को मिलते हैं। क्या? 4 सिंह हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करें हम कि यहाँ पर जो है वो भारत का यहाँ पर जो है वो प्रतीक चिन्ह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या? भारत का प्रतीक चिन्ह जो हमें देखने को मिलता है, गोल आकृति वाला, 24 तिल्ली वाला, ये वाला, तो ये देखने को मिलता है। अगर बात करें फलक पर 4 यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और अन्य पशु भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अन्य जानवर, तो अन्य जानवर कौन कौन सा अगर बात करें तो अन्य जानवर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इस अभिलेख में। यहाँ पर जो है वो घोड़ा, हाथी, बैल और सिंह, ये 4 हमें जो है वो जानवर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर सारनाथ का अभिलेख में हमें ये बात याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे आपको जानकारी देते हैं। अब बात करेंगे किसकी? गुहा लेख के बारे में। यहाँ पर स्तंभ लेख भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। बात करते हैं गुहा लेख। तो गुहा लेख के बारे में बात करें तो गुहा लेख यहाँ पर जो है वो एक तो अशोक के द्वारा बनाए गए थे। किसके लिए? यहाँ पर अशोक के द्वारा जो है वो बराबर की पहाड़ियों को काटकर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए, आजीवक धर्म के लोगों के लिए यहाँ पर जो है वो निवास स्थान के रूप में यहाँ पर जो है वो बनाया गया था। तो यहाँ पर 3 से 4 हमें गुफाएं देखने को मिलती है। इसी के साथ में उसी बराबर पहाड़ियों पर ही यहाँ पर जो है वो अशोक के पुत्र के द्वारा भी यहाँ पर जो है वो, पुत्र का नाम मिलता है दशरथ, उसके द्वारा भी 2 गुफाएं यहाँ पर बनाई गई थी। बात करें आगे तो यहाँ पर गुफाएं के बारे में बात करें तो अशोक के द्वारा
बात करें अशोक के द्वारा बराबर की पहाड़ियों को काटकर आजीवक धर्म के लोगों के लिए निवास स्थान के लिए गुहा लेख बनाए। अगर बात करें कितने बनाए थे तो हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, पहला देखने को मिलता है कर्ण गुफा, यहाँ पर गुहा लेख की बात करें। दूसरा हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, बात करें तो दूसरा हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है चौपाल। इसके अलावा तीसरा हमें देखने को मिलता है, तीसरा हमें कौन देखने को मिलता है, सुदामा। चौथा हमें देखने को मिलती है विश्व झोपड़ी। हमें चार यहाँ पर जो है वो गुफा में देखने को मिलती है। किसके द्वारा बनाई जाती है, अशोक के द्वारा। किन के लिए बनाई जाती है, यहाँ पर आजीवक जो जीवन धर्म के लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। इसके अलावा यहाँ पर दशरथ, इनके पुत्र कौन था, अशोक के पुत्र के द्वारा। कौन था, अगर बात करें अशोक का पुत्र कौन था, दशरथ के द्वारा यहाँ पर जो है वो बनाई गई थी। दो बात करें पहली कौन सी थी और दूसरी कौन सी थी, तो दूसरी और पहली की बात करें तो पहली हमें कौन सी देखने को मिलती है, पहली हमें देखने को मिलती है, तो पहले देखने को मिलती है लोमड़। और लोमड़ के अलावा एक नाम और यहाँ पर मिलता है लोमड़ ऋषि। और एक हमें देखने को मिलता है गोपका। तो देखिए यहाँ पर अशोक के द्वारा किन के लिए बनाया गया, आजीवक धर्म के लिए। और जो अशोक के पुत्र दशरथ के द्वारा किसके लिए, बौद्ध धर्म के लिए। किसके लिए, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए यहाँ पर जो है वो भिक्षुणियों के लिए यहाँ पर जो है वो बनाई गई। तो ये चीजें हो गई है। आगे बात करें तो यहाँ पर ये इनकी जो है वो गुहा लेख यहाँ पर देखने को मिलते हैं ये सभी। आगे बात करते हैं, अब थोड़ी सी डिटेल और रह गई है, उसको कंप्लीट करते हैं और आज की क्लास समाप्त करते हैं। कल जो है वो गुप्त काल लेके आएंगे। काफी सारे हमें जो है वो स्तूप हमें देखने को मिलते हैं। क्या स्तूप की बात करें तो यहाँ पर जो है वो कौन कौन सा देखने को मिलता है, सांची का स्तूप, कौन सा, सांची का स्तूप। और एक मिलता है सारनाथ का स्तूप। तो ये आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। इसके अलावा बात करें हम आगे तो इनके लिए अगर बात करें इसके बाद में जो है वो अशोक के धम्म के बारे में जानकारी देते हैं आपको। किसके बारे में, अशोक के धम्म के बारे में। अशोक का धम्म या इस बोल सकते हैं धर्म। अशोक के धर्म या धर्म के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर कलिंग युद्ध के बाद में अशोक के द्वारा क्या है, यहाँ पर धर्म की जो है वो सभी यहाँ पर जो है वो नियमों को यहाँ पर जो मान लिया जाता है। धम्म में यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, अगर बात करें तो यहाँ पर धम्म में हमें जो है वो बौद्ध धर्म के साथ साथ
जीवन के नैतिकता पर आधारित है। क्या है? बौद्ध धर्म के साथ साथ नैतिकता पर आधारित है। क्या है? नैतिकता पर आधारित है। बात करें अगर धर्म के बारे में, तो बात करें यहाँ पर जो है वो जनता के नैतिक उत्थान के लिए अशोक के द्वारा जो यहाँ पर आचारों का निर्माण, आचारों की संहिता का निर्माण किया गया, उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल के लीजिएगा। ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जनता के नैतिक उत्थान के साथ साथ में अशोक के द्वारा जो यहाँ पर आचारों का नैतिक उत्थान के लिए अशोक के द्वारा आचारों का यहाँ पर आचारों की संहिता का निर्माण किया गया, उसे अभिलेखों में क्या कहा गया? धम्म कहा गया। यहाँ पर धम्म के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं? धम्म के प्रचार प्रसार के लिए हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं? तो प्रचार प्रसार के लिए है यहाँ पर जो है वो अशोक का पुत्र हमें देखने को मिलता है महेंद्र। कौन देखने को मिलता है? महेंद्र। और पुत्र है ये तो महेंद्र, व पुत्री हमें देखने को मिलती है सुघमित्रा। कौन देखने को मिलती है? सुघमित्रा। इनको क्या करते हैं? इनको भेजते हैं दक्षिण में, या फिर बोलते हैं श्रीलंका के राजा के पास में भेजते हैं बोध वृक्ष लेके, और जो है वो श्रीलंका के राजा के पास में जाते हैं और उनको बोध वृक्ष देते हैं, और वो जो है वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। तो प्रचार प्रसार के लिए इनके पुत्र महेंद्र और पुत्री जाती है सुघमित्रा, जो है वो श्रीलंका के राजा को बौद्ध वृक्ष देते हैं और उनको बौद्ध वृक्ष लेकर जो है वो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। इसी के साथ में इनकी पुत्री जो है वो नेपाल भी जाती है। क्या? सुघमित्रा कहाँ पर जाती है? एक जगह नेपाल। तो नेपाल भी जाती है और यहाँ पर ये सभी देखने को मिलता है। इसके अलावा आगे यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या है? धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और क्या देखने को मिलता है? धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर जो है वो क्या? अभिलेख के बाद में स्तंभ लेख, शिलालेख, ये हमें देखने को मिलता है। अभिलेख में स्तंभ लेख हो गए, शिलालेख हो गए, गुहा लेख, और यहाँ पर ये सभी हमें देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा बात करें यहाँ पर और क्या देखने को मिलता है? और हमें यहाँ पर धम्म महामात्यों की नियुक्ति हमें ये देखने को मिलती है प्रचार प्रसार के लिए। तो अशोक के लिए भी यहाँ पर जो है वो प्रचार प्रसार के लिए धर्म यात्रा। बात करें कहाँ से स्टार्ट हुए थे? ये स्टार्ट हुए थे गया से स्टार्ट हुए, कुशीनगर,
उसके बाद में हमें देखने को मिलता है लुम्बिनी। इसके बाद में हमें देखने को मिलती है कौन, कपिल वस्तु। इसके बाद में हमें कौन देखने को मिलता है, सारनाथ। इसके बाद में आगे हमें कौन से देखने को मिलता है, सारनाथ के बाद में श्रावस्ती। तो हमें यहाँ पर जो है वो देखने को ये मिलते हैं। तो गया गए, फिर उसके बाद में कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु और सारनाथ और श्रावस्ती। इनका यहाँ पर माना जाता है कि ये जो है वो 10वें वर्ष, तो 10वें वर्ष किससे, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष के बाद में हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, बोध गया। बोध गया में गए 20वें वर्ष, तो 20वें वर्ष हमें जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, रुमिन देई, कहाँ पर, लुम्बिनी, कहाँ पर, लुम्बिनी। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कब से, यहाँ पर 8 वर्ष बाद में, तो कलिंग युद्ध हुआ था राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद में, 10 वर्ष में यहाँ पर जो है वो बोधगया चले गए थे प्रचार प्रसार के लिए, और 20वें वर्ष यहाँ पर रुमन देई लुम्बिनी में यहाँ पर जो है वो अशोक के द्वारा जाया गया। तो कुछ इस तरीके से यह हमें सभी जानकारी हमें देखने को मिलती है। आज यहाँ पर जो है वो मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश के बारे में सभी शासकों की जानकारी हमने दे दी है। मोस्टली जो प्रमुख यहाँ पर शासक होते हैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। इससे बाहर आपको नहीं जाने वाले, राजस्थान पुलिस सीईटी में इससे बाहर नहीं जाता है, और वनपाल में भी अगर देख रहे हो वनपाल के स्टूडेंट भी इनसे बाहर नहीं जाने वाला है। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल यहाँ पर गुप्त काल यहाँ पर जो है वो लेके आएंगे, गुप्त काल की यहाँ पर चर्चा करेंगे। आप सभी से अलविदा लेते हैं।